नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो आज हम बात पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये है हमारे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब बोर्ड के एग्जाम से तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर्स बोर्ड हो। और बाकी भी यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखिए कम्पिटिटिव एग्जाम में भी तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़ के यही सारे आगे सिलेबस में बनाए जाते हैं। तो अगर हम कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या अपने में इधर ही हम कुछ देते हैं तो जरूर यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो अब हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए कुछ भी मतलब एक अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ से सोचें तो मतलब स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर रहता है कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मिलेगा हमें पढ़ के। तो अगर बच्चों को सबसे पहले इसका आंसर मिल जाए कि हमें मतलब इसके बारे में पता चल जाए कि इसका यूज क्या है, तो चैप्टर को पढ़ने में और ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले हमने आप लोगों को कहा था कि तत्व, जो सबसे पहले अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो तत्व ज्ञान आपको याद होना चाहिए। तो आसपास के आपके पास भी तत्व होते हैं, जैसे हमारा लोहा हो गया, चांदी हो गया। तो अगर तत्व नहीं होते तो चीज़ें कैसे बनती? आपके घरों में जो बर्तन होते हैं वो कैसे बनते? और भी चीज़ें जैसे तार हो गया, लाइट आती है, तो वो भी तो सभी तो तत्वों से ही बने हैं। तो तत्व तो इंटरेस्टिंग है कि मतलब हम आसपास भी देखें तो तत्वों को याद कर सकते हैं। यार ये आयरन है, ये कॉपर है, बहुत सारे जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं देखे जाते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन, ये भी एक तत्व है जिसे हम लेते हैं। वातावरण में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये सारे हमारे तत्व हो गए। अगर हम याद करना चाहें तो अपने वातावरण में भी देखकर और इंटरेस्टिंग तरीके से देख देख के ऐसे अपनी लाइफ में यूज करके याद कर सकते हैं। अब देखिए तत्व हमें पता है, फिर उसके बाद यही तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं, मतलब क्रिया करके, तो ये ही जब ये क्रिया करते हैं तो ये हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो लोहे का जंग लगना, ये तो ज़रूर आपने देखा होगा कि मान लीजिए पुराना कहीं ऐसे लोहा बाहर ऐसे छोड़ दिया जाता है तो उस पर जंग लग जाती है, फिर उसको छुड़ाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो लोहा खराब हो जाता है। और फिर हम सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही मिलती है। अगर हम यहाँ देखें डेली लाइफ में तो लोहे का जंग लगना, यहाँ से रिस्पिरेशन और डाइजेशन ऑफ फूड, ये सब हमारा मतलब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही संभव हो पाता है। अब तो आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कि अरे हम भोजन खाते हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, जब हम एनर्जी लेते हैं। दूध से दही बन जाना, ये भी एक है। ये सभी केमिकल रिएक्शन है जिसमें तत्व कुछ मिलके, दो या दो तत्व मिलके अपना, जैसे यहाँ से अगर हम डिफिनेशन देखें रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो अगर हम इंग्लिश में देखें तो इट इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सबस्टेंस फॉर्म न्यू सबस्टेंस, यानी इसमें एक या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और हिंदी में देखा जाए तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एवं नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मेन बात यही है कि कोई हम लेंगे, दो या दो से कुछ चीज़ें लेंगे और फिर उनकी क्रिया करवाएंगे तो हमें कोई नया पदार्थ मिलेगा। देखिए यहाँ से ये केमिकल अभिक्रिया मतलब और रासायनिक भौतिक क्रिया, ये डिफरेंस है। यहाँ पे भौतिक क्रिया नहीं होगी, जैसे हम भौतिक बोल सकते हैं कि जो मतलब पुनः प्राप्त किया जा सके। जैसे अगर हम कैंडल लें तो कैंडल का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ जलती है और फिर वहां से CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन मिली, फिर यहाँ दहन हो रहा था तो उसके बाद हमें CO2 मिला, तो एक नई चीज का निर्माण हुआ। लेकिन अगर हम भौतिक उसी का देखें तो मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती जलती जाती है और नीचे पिघल के पुनः वो मोमबत्ती में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्रिया हमारी भौतिक कहलाती है। जैसे बर्फ हम जमा देते हैं फिर पानी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सब्लिमेशन, ये सभी क्या हो गई, हमारी भौतिक क्रिया होगी। तो भौतिक क्रियाएं तो मतलब वो पढ़ना है, लेकिन हमने पदार्थ की जब क्रिया पढ़ते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि सारी अवस्थाएं कैसे कैसे परिवर्तित होती हैं। तो जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके तो उन्हें हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, और जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सके वो हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि मान लीजिए हम किसी पेज को फाड़ रहे हैं तो क्या हम उस पेज को पुनः जोड़ सकते हैं?
हम बोले आप लोग का जवाब होगा नहीं, मतलब पहले के जैसा तो जुड़ेगा नहीं, भले हम कुछ और लगा के उस पर चिपका दें, लेकिन ये एक भौतिक क्रिया है। तो इसमें ये थोड़ा सा मतलब है कि मतलब इसमें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंज तो हमने किया नहीं है, बस उसको हमने अलग किया है। तो यही हो गया मोमबत्ती का जलना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया, मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया हो गया। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखिए भौतिक अभिक्रिया में चेंज इन स्टेट्स यानी अवस्था में परिवर्तन होगा। गैस जो होगा हमारा सॉलिड में चला जाएगा, मतलब सॉलिड हमारा गैस में परिवर्तित हो सकता है, लिक्विड में परिवर्तित हो सकता है। तो यानी यहाँ पे जो अवस्था में परिवर्तन होगा चेंज इन स्टेट, और दूसरा हमारा चेंज इन कलर यानी रंग में परिवर्तन होगा। यहाँ से देखिए केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एक जादू जैसा बोल सकते हैं आप लोग। इधर देखते होंगे आप लोग, कहीं कहीं पे ऐसे लोग आते हैं जादू दिखाने के लिए, तो कहेंगे कि पानी लाओ, मैं हाथ से जला देता हूँ आग। तो वो लोग एक सोडियम ले रहे थे। सोडियम एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, और ये एस ब्लॉक का तत्व है, बहुत ही क्रियाशील क्षारीय धातु है। ये जैसे ही जल के संपर्क में आती है ना, आग एकदम ब्लास्ट जैसा कर देती है। अगर ढेर सारा सोडियम आप डालते हैं तो एक ब्लास्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो वो लोग ऐसे थोड़ा सा मान लीजिए सोडियम लिए रहते होंगे और ऐसे जल में हाथ लेके उस पर छिड़कते होंगे, तो कह दिए कि आगे हो गया। तो यही सब केमिस्ट्री का यूज करके ही लोग जादू दिखाते हैं। कलर परिवर्तन करते हैं, आप लोग देखते हैं कि मैं इस लिक्विड को बहुत सारा कलर दे सकता हूँ। तो एक पोटेशियम परमैंगनेट आता है, उसमें आप एसिटिक एसिड डालेंगे तो बैंगनी से गुलाबी ऐसे ऐसे करके उसका रंग चेंज होता रहता है। तो ये होगा हमारा चेंज इन कलर। फिर दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, ताप में भी परिवर्तन आता है। फिर उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, मान लीजिए हम कोई क्रिया करवा रहे हैं तो वहाँ पे गैस भी निकलती है। तो ये सारा हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के मेन 2 पार्ट हैं, जैसे अभिकारक एंड उत्पाद, यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अभिकारक हम उन्हें कहते हैं या रिएक्टेंट हम उन्हें कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और भाग लेके वो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं यानी रिएक्टेंट कहते हैं। और जो अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो हमें अभिक्रिया होने के बाद मिलता है उसे हम उत्पाद कहेंगे, और जो मिलके अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि हमारे आसपास में मतलब बहुत तरीके से, जैसे कहीं वियोजन होता है, कहीं संयोजन होता है, कहीं कंबशन, डिकम्पोजिशन। तो आइए हम वो सारी चीजें देखते हैं और पूरा आज का क्लियर करते हैं। तो प्लीज आप इस सेशन को पूरा अगर स्टार्ट किए तो शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपका क्लास 10th का एक चैप्टर क्लियर हो जाए और ये बोर्ड में आप इससे जितने भी क्वेश्चन आए आप कर लें। तो अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हमने यहाँ पे समीकरण लिखा है, तो समीकरण क्या होता है, तो समीकरण फॉर्म, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिखते हैं a+b = यहाँ से 0 ऐसे कुछ मानते हैं, तो ये एक फॉर्म होता है हमारा समीकरण लिखने के लिए। तो इसी तरह हम केमिस्ट्री में तत्वों का बनाते हैं, और जब रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो वो एक समीकरण के फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम बना रहे हैं, सोडियम ले लिए और क्लोरीन ले लिए, इसका हम आयन फॉर्म ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है NaCl। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये हमारी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया, और इसके लिखने की विधि को हम समीकरण कहते हैं। अब इसे देखिए, यहाँ पे तो ये बैलेंस है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें एक नियम याद रखना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि हम ना ही किसी तत्व को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही किसी तत्व को नष्ट कर सकते हैं, बस हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी नियम के आधार पे हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। तो इसमें हमें बैलेंस भी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे तो ये बैलेंस है, मान लीजिए अगर हमें अमोनिया बनाना है तो हमने N2 ले लिया और यहाँ से H2 ले लिया, और यहाँ से हमने फॉर्मेशन किया NH3 का। अब यहाँ से अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो इसके लिए देखिए हमें यहाँ से एक हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम तत्व लिखेंगे, यहाँ पे हम रिएक्टेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास तत्व है N2 एंड H2, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है यहाँ से। तो नाइट्रोजन यहाँ से मान लीजिए N और H लिख लीजिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, 2, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है।
लेकिन यहाँ पे हमें नाइट्रोजन 1 मिला है और हाइड्रोजन 3 मिला है, तो ये एक बैलेंस अभिक्रिया नहीं है। तो अब यही बैलेंस करने की क्रिया होती है और इसे हम मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, हम यहाँ पे 2 कर दें, तो हमें यहाँ से नाइट्रोजन तो हमें 2 मिल गया, अब इधर भी 2 है। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब कि नाइट्रोजन भी 2 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो यानी हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन को प्रोडक्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 इधर 2 इधर, तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम दूसरा हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, लेकिन अब यहाँ पे हम 2 लगाने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम इधर 3 से, अब देखिए जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और जो हमारा प्रोडक्ट था उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये हमारी समीकरण बैलेंस है। तो आप इसी तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक ऐसे ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे आप आसानी से जो एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा। तो बस इस समीकरण को देख के आप कर देंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, यानी हम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब रही बात हाइड्रोजन की, तो इधर 3 है, तो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई और यहाँ पे 2 है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि ये बराबर हो जाए। तो आगे जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6 हमारा हाइड्रोजन मिल गया। तो इसे हम कहते हैं समीकरण बैलेंस करने के लिए। आप इसी तरह ढेर सारे समीकरण लेके बैलेंस कर लेंगे तो ये हो गया हमारा समीकरण और समीकरण बैलेंस की क्रिया। अब हम देखते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। वर्ड पे केमिस्ट्री में देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ड सबसे पहले वर्ड को तोड़ते हैं कि आखिर उस वर्ड से मतलब क्या निकल रहा है। जो मतलब निकलता है ना वही उसकी परिभाषा है या उसके अंतर्गत वही होता है। यही तो एक की पॉइंट होता है जो नाम होता है उसका। अब हमें मतलब पहले अगर ऐसे जनरेशन होती थी बच्चों का नाम, अब तो कुछ भी नाम इधर उधर इंग्लिश में अर्थ ही नहीं निकलता कितने नामों का। लेकिन पहले जब नाम रखा जाता था, बहुत हमारे पूर्वज जो थे तो वो बच्चे का मतलब चाल ढंग मतलब वो कैसा है वो देख के रखते थे उसका नाम। लेकिन अब तो कुछ भी रखा जा रहा है। तो ऐसे ही जो ये क्रियाएं होती हैं, जो भी परिभाषाएं होती हैं, उनका नाम ही की पॉइंट होता है। उस नाम से अगर उस नाम को तोड़ ले तो हमें परिभाषा याद करने की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है संयोजन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन होगा, मिलन होगा, यहाँ से कंपोजिशन यानी आपस में कंबाइन करेंगे और किसी का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ से हम उदाहरण में ले लें, जैसे हमने अभी अभी देखा कि N2 प्लस H2 मिलके हमारा बना रहे हैं NH3। तो ये क्या हो गया, ये तत्व और ये तत्व मिलके यहाँ से ये हमारे रिएक्टेंट थे और ये हमारे बनाए प्रोडक्ट। तो ये एक संयोजन हुआ ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोज करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, अभी हमने बैलेंस करने के लिए सीखा है कि ये इस तरह हम कर देंगे तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। तो ये एक हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। जब 2 तत्व आपस में संयोजन करते हैं तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में 2 या R मतलब 2R2 से मोर ये सबस्टेंस मिलके एक नए फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और सेम उसका उल्टा अब हमें वियोजन देखना है। हमने पहले संयोजन किया, अब हम वियोजन करेंगे। अगर हम इसी अभिक्रिया को उल्टा कर दे तो हमें वियोजन भी तो मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास अमोनिया है NH3 और हम इसी से क्या बना देंगे, ये अगर मान लीजिए हमें NH3 दिया गया तो ये टूटेगा NH2 एंड H2 में, क्योंकि जो हमारा N और N2 और H2 होता है वो डी फॉर्म में रहते हैं। मुक्त अवस्था में ये N2 और H2 के फॉर्म में ही मिलते हैं क्योंकि ये गैसें हैं। यहाँ पे ट्रिपल बंध द्वारा ये जुड़ा है और ये हमारा सिंगल बंध द्वारा जुड़ा है, तो ये बैलेंस के हिसाब से होता है। अब ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी और ये हमारी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगी। अब देखिए जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया मतलब इसको टूटने में कुछ एनर्जी लगती है। अब हमें किसी को ब्रेक करना होता है तो कुछ एनर्जी लगाना पड़ता है ना। केमिस्ट्री में आप देखिए ब्रेकअप
और कम्बिनेशन, यही सब चलता है। अगर आप लाइफ में भी देखें तो मान लीजिए दो लोग हैं, मतलब उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तो तीसरा आएगा, इनके खिलाफ बोलेगा इधर और उसके खिलाफ बोलेगा इधर, और उन दोनों में क्या कर देगा, पार्टिसिपेट कर देगा, अलग कर देगा। तो दैनिक लाइफ में भी तो हम ऐसा देखते रहते हैं। तो वही हम केमिस्ट्री में भी करते हैं। मान लीजिए ये दो तत्व थे, पहले खूब जुड़े हुए थे, अब हम इनको अलग करना है तो हम कुछ एनर्जी लगाएंगे ताकि ये अलग हो जाएं। अब कोई होता है तो वो ऐसे थोड़ी ना उन दो खास दोस्तों में दरार डाल देगा। पहले वो जाएगा थोड़ा सा इधर, उसके कान में भरेगा उसके खिलाफ कि ये वो करा था तुम्हारे बारे में, और फिर जो दूसरा फ्रेंड है उसके मन में उसके खिलाफ अपनी बुराइयां करेगा, तब जाके ब्रेकअप होता है। तो ऐसे ही हमें इस अभिक्रिया में भी ब्रेकअप ही खेलना है पूरा। जो भी अभिक्रिया होती है, तोड़ना जोड़ना, यही सारा चलता है। तो इसमें भी अब कुछ एनर्जी लगेगी, तो हम जो उष्मा जो हीट के कारण टूट जाती हैं, जैसे हम CaCO3, ये हमारा चाप का फार्मूला आता है। अगर ये अभिक्रिया करता है तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, यानी कैल्शियम का ऑक्साइड एंड O2। और यहाँ पे यूज क्या होती है, हीट। इसको हम डेल्टा से देख लेते, डेल्टा से भी कहते हैं। तो ये हमारी हो गई उष्मीय वियोजन। हम ऊपर हीट लिख देंगे तो ये हमारी उष्मीय वियोजन हो गई, सिंपल सी परिभाषा। अगर हम यहाँ से विद्युत वियोजन देखें तो विद्युत से नाम ही चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा तोड़ने के लिए। तो अगर हम जल को ले लें H2O, तो अगर हम इसे तोड़ना है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट, और इसे हम H2 और O2 में तोड़ देंगे। तो अगर हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है तो यहाँ अगर हम 2 कर देंगे तो ये हमारी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो ये उस मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट के कारण हमारा इन टूट रहे हैं H2 और O2 में, तो हम कह देंगे कि ये विद्युत वियोजन का हो गया। अब हम प्रकाशीय वियोजन यहाँ से देखते हैं, जिसे हम फोटोलाइटिक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि अगर हम AlCl अर्जेंटम क्लोराइड ले लें, अगर इसे हमें तोड़ना है तो ये टूटेगा, और यहाँ पे प्रकाश का यूज करके जो AlCl होता है उसको हम अर्जेंटम एंड क्लोरीन में तोड़ देते हैं। अभी यह अभिक्रिया बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे आगे 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी हमें 2 करना पड़ेगा, तो ये हमारी एक समीकरण बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह हम जो भी अभिक्रिया लिखते हैं 10th में है आप, तो समीकरण को बैलेंस ही लिखना होगा। ये हो गया हमारा वियोजन एंड संयोजन। अब जो तीसरा हमारा है वो है प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन उसे हम कहते हैं, यहाँ अगर परिभाषा दें तो जो अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम इसे रियल लाइफ में जोड़ें तो अगर हम देख लें कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो उसके पास ज़्यादा पावर है, तो वो क्या कर सकता है, मान लीजिए ज़्यादा पावर है या वो ज़्यादा अमीर है, उसकी एक हम दुकान की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक है बहुत अमीर, उसके पास बहुत पैसा है, मान लीजिए वो एक कुछ कपड़े की दुकान लगाता है, और एक उसी के बगल में दूसरा है जो छोटी सी उसकी शॉप है। तो जो अमीर है वो क्या करेगा, कहेगा कि मतलब उसके भी कवर कर लेगा, यानी उसका भी स्थान ले लेगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देगा कि भाई अब तुम यहाँ से निकल लो, तुम कहीं और जाके लगा लो। क्या करेगा, वो कहेगा कि मतलब छोटी सी दुकान है यहाँ पे, मतलब तुम सारा जो सामान है मुझे दे दो अपना, और तुम कहीं और चले जाओ। तो ये क्या हुआ, प्रतिस्थापन ही है ना, कि उसने उसकी जगह ले ली। तो इसी तरह हम तत्वों में भी करते हैं, जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। और इसके लिए सक्रियता की श्रेणी याद करना होता है। तो आप लोगों को अगर इसे चैनल पर देखेंगे तो शॉर्ट्स में मिल जाएगा पूरी सक्रियता की श्रेणी। तो उस सक्रियता की श्रेणी को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो यहाँ से कोई भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप आसानी से करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा है Fe और CuSO4, तो हमें पता है कि जो Cu है वो Fe के नीचे आता है। अब सक्रियता की श्रेणी में ऊपर Li, Na, ऐसे Mg,
मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, फिर यहाँ से प्लबम हो गया, फिर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के नीचे हमारा आते जाते हैं कॉपर, कैडमियम, ये सब अर्जेंटम, एयू, ये करके आते हैं। तो जो कॉपर हमारा Fe से नीचे है तो ये अधिक क्रियाशील है, तो ये कहेगा अब भाई तुम हटो, अब यहाँ पे हम आ रहे हैं क्योंकि हम तुमसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो यही होता है हमारा प्रतिस्थापन कि अब यहाँ से जब अभिक्रिया होगी तो ये FeSO4 बन जाएगा और Cu को कहेगा अब तुम दूसरे रास्ते निकल लो। तो यही होता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ये अधिक क्रियाशील था और ये कम क्रियाशील था तो इसको गायब कर दिया। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए कोई अमीर शॉपकीपर है तो वो छोटे वाले को कहेगा भाई अब तुम यहाँ से मेरे दुकान की सुबह बिगड़े, तुम हट जाओ, कहीं और जाके लगा लो, तो उसकी जमीन को भी कब्जा कर लेता। तो वैसे ही ये SO4 पे भी अपना अधिकार जमा लिया और इसको इतनी हटा ही दिया। अगर मान लीजिए वो नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, मान लीजिए ये 2 फ्रेंड थे, कोई नाम ले लीजिए, 2 फ्रेंड थे तो वो बहुत अच्छे से, मतलब उनकी दोस्ती बहुत अच्छे थे, साथ पढ़ना साथ खाना, तो वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। तो आप जाते हैं तो देखते हैं कि वो मतलब बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। मान लीजिए इसमें एक दोस्त बहुत अच्छा होता है और वो दूसरे दोस्त को बहुत सपोर्ट कर रहा होता है, तो आप कहेंगे क्यों ना हम उस दूसरे दोस्त को हटा के उसके साथ चले जाएं, तो हम भी पढ़ने लगेंगे, क्लास में टॉप करने लगेंगे। तो आप मतलब अगर आप उसको कुछ देंगे ना कि हम उससे अधिक हैं, तो आप अगर उससे अधिक साबित होते हैं तो आप उस वाले फ्रेंड को हटा देंगे और जाके उससे जुड़ जाएंगे और साथ अपना पढ़ने लगेंगे। तो सेम वैसे ही ये भी करते हैं कि अधिक क्रियाशील है तो ये कम क्रियाशील को हटा देंगे और जो उनके साथ जुड़ के और इसको अलग ही कर देते हैं। तो यही हमारा होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ से आता है द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे 2 यौगिक होंगे और दोनों में प्रतिस्थापन होगा। अगर यहाँ से हम एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने लिखा है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ से देखिए जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो ये जो हमारा सोडियम है बेरियम की जगह चला जाएगा और ये जो बेरियम है हमारा सल्फेट की जगह चला आएगा, क्योंकि जो सोडियम है हमारा बेरियम से अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ से बना लेगा NaCl और प्लस BaSO4। तो ये होता है हमारी अभिक्रिया, यहाँ पे प्रतिस्थापन होता रहता है। इसे आप बैलेंस करेंगे तो अगर बैलेंस कर सकते हैं, जैसे हमने तत्वों को बैलेंस किया था, तो ये सोडियम जो था हमारा क्लोरीन का जगह ले लिया और जो हमारा बेरियम था वो सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इसमें 2 बार प्रतिस्थापन हुआ है, सोडियम ने साथ साथ भी हुआ है। सोडियम ने बेरियम को प्रतिस्थापन किया और बेरियम ने सोडियम को प्रतिस्थापन किया। तो डबल से ही द्वि स्थापन, तो जहाँ भी 2 धातुएं या 2 तत्व होंगे वो आपस में प्रतिस्थापन करेंगे तो उसे हम डबल प्रतिस्थापन कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। एक और प्रकार है कि हम ताप के आधार पे अभिक्रिया को मतलब बांटते हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। और यहाँ से 2 और रिएक्शन बचे हैं, ऑक्सीकरण 3 हमने पढ़ लिया। देखिए जो चौथा प्रकार हमारा अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण है एंड रिडक्शन है। तो यहाँ पे हम बस शॉर्ट में देखेंगे, अगर मतलब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ये, तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरे अच्छे से समझा देंगे एक शॉर्ट वीडियो में। तो यहाँ पे बस हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होगा उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन का वियोजन हो और हाइड्रोजन का संयोजन हो उसे हम अपचयन कहते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन, ओ से पता चल रहा है ऑक्सीजेशन, तो ऑक्सीजन, तो जहाँ भी ऑक्सीजन मिलेंगे उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। और जब हम दूसरा अपचयन जो इसका अपोजिट है, जहाँ से ऑक्सीजन हट जाए, वहाँ से कोई अभिक्रिया से ऑक्सीजन, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे देखा Cu और O2 मिलके बनाए हमारा कॉपर का ऑक्साइड। अगर ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे, तो ये हमारी बैलेंस अभिक्रिया हो जाएगी। और ये हो गई हमारा ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे इस कॉपर में ऑक्सीजन का संयोजन हुआ है तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम दूसरा देखें, कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ से ये बनाता है H2O प्लस कॉपर। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखिए एक ही अभिक्रिया में बहुत सारी अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए हम कितनी अभिक्रिया समझ सकते हैं। यहाँ पे एक प्रतिस्थापन भी हुआ है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये कहेगा भाई तुम ऑक्सीजन को
ऑक्सीजन से दूर हटो, हम जाएंगे ऑक्सीजन के साथ जुड़ने। तो यहाँ से एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हो गया कि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब दूसरा हम देखें तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, किसका? कॉपर का। कॉपर यहाँ पे ऑक्सीजन से हट गया, यानी कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे अपचयन हो गया। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है कि दूसरा जो हमारा तत्व हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ रहा है, तो हमारा हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे 3 अभिक्रिया हम समझ सकते हैं यहाँ से। तो आप इसी तरह कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आसानी से सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और अपचयन। और एक ताप के आधार पे अभिक्रियाओं को बांटा गया है। तो एक हम ये लेते हैं नेचुरल गैस, हमें पता है तो CH4, और इसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। तो यहाँ से फॉर्मेशन हमारा आता है CO2 प्लस H2O का। तो यहाँ से हम 2 करेंगे और यहाँ 2 कर देंगे, तो ये हमारी बैलेंस अभिक्रिया हो गई। तो ये हमारी उष्माक्षेपी है और इस अभिक्रिया में हमें प्लस क्या मिलता है? हीट मिलता है। तो नाम से ही ना एक्सोथर्मिक यानी निकलना, जैसे एक्स लाइट में भी आप देखेंगे एक्स क्या चला जाता है? लाइट से बाहर चला जाता है। तो वैसे ही एक्सोथर्मिक में जो उष्मा होगी अभिक्रिया से निकलेगी। और दूसरा इसी का अपोजिट एंडोथर्मिक है, यानी एंडो यानी आना, अंदर, इंड यानी अंदर। तो अभिक्रिया जब मतलब अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे उष्मा हमें देना पड़ेगा। जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था, अगर हम CaCO3 को ब्रेक करते हैं तो हमें यहाँ पे हीट देना पड़ता है। तो ये हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी, यानी ये उष्मा लेगी तब जाके पूरी होगी। और इसी का अपोजिट जो अभिक्रिया हो रही है और होने के बाद वो हमें साथ में उष्मा भी दे रही है। जैसे ये बना था CaO प्लस O2, ये थी हमारी अभिक्रिया। तो ये था पूरा हमारा अभिक्रिया और अभिक्रिया के प्रकार। अब हमने पढ़ लिया अभिक्रिया, तो कुछ मान लीजिए हम पढ़ लिए, ज्ञान इकट्ठा हुआ, तो इस ज्ञान से कुछ करना भी तो चाहिए। तो देखिए साइंटिस्टों ने जब रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ लिया तो अब उन्होंने दैनिक जीवन में प्रयोग करना और अपना खेल शुरू कर दिया, कुछ बेहतर बनाने का शुरू कर दिया। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो लोहे का जंग लगता है खुली हवा में, अगर वो रहता है पानी के संपर्क में आता है तो जल्द खराब हो जाता है। तो अब ये एक बेकार सा था ना कि अगर हम लोहा को, मान लीजिए अगर हमें कहीं खंभा लगाना है तो खंभा हम लोहे का ही लगाते हैं। तो अब खंभा को तो वहाँ पे बारिश भी होगी तो वो खुला ही रहेगा, हम पूरे ढकने तो जाएंगे नहीं उस खंभा को। फिर वो जमीन में गाड़ेंगे तो वहाँ भी तो वो ऑक्सीजन लेगा और रस्टिंग हो जाएगा, फिर कुछ दिनों में खराब हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए हमने अब केमिकल रिएक्शन में प्रतिस्थापन पढ़ा था। तो प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं? वही विद्युत लेपन कर देते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो खंभे लगते हैं तो उस पर जिंक की लेयर लगा देते हैं, जिसके कारण हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। ये ही हमारा दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का पढ़ने का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मिल गया कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं पढ़े थे तो बस ऐसे ही लोहा जंग लग के खराब हो जाता था। फिर उतना हम मतलब सरकार पैसा लगाती, फिर जगह जगह खंभा लगाती। तो जब अब साइंटिस्टों ने केमिस्ट्री ला दिया था तो अब हमें खंभा वो बहुत सालों तक चल जाएगा क्योंकि वहाँ पर रस्टिंग होगी ही नहीं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इसका उपयोग भी, जो हम पेंटिंग करते हैं। अब देखिए हमें मान लीजिए सोना होता है और हमने सोना ले लिया और पीतल ले लिया। तो मान लीजिए हम उतने अमीर नहीं है कि हम सोने की कोई ज्वेलरी पहने, तो आप देखते हैं अब आर्टिफिशियल वैसा ही पूरा हमारे जो भी आर्टिफिशियल बनाना शुरू कर दिए। तो कम पैसे में ही हम सोने जैसी वस्तु को पहन लेते हैं और मतलब दिखने में वो सोने जैसे ही लगती है। तो ये भी तो एक केमिकल अभिक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाया कि हमने जो पीतल था उस पहले सोने का पानी चढ़ा दिया, यानी जो हमारा चांदी मतलब पीतल था वो एक तो मिश्र धातु है, तो हमारा जो आरम होता है सोना होता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, इसीलिए उसको उसके मतलब उसके पानी में डुबा के और उस पर लेयर चढ़ा दी जाती है। तो यही होता है, धातुओं को शुद्ध करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यही सारा केमिस्ट्री का ही खेल है, जो हम चीज़ें इतनी आसान होती जा रही हैं। जैसे हम लेस कुरकुरे हम ऐसे खा लेते इतना आसानी से, तो वहाँ भी देखिए उसका अगर कुरकुरे जो होता है वो इतने दिनों तक स्टोर रहता है, तो वो कैसे रहता है कि उसको उसी तरह अगर हम छोड़ देते उसी तरह पैक कर देते और उसमें हम कोई गैस नहीं भरते। हमें पता है कि जो हमारा कुरकुरे आता है उसमें N2 गैस भरी होती है, जिसके कारण वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और नहीं वो सड़ता है, ना उसमें से कोई गंध आती है। तो अगर हम केमिस्ट्री नहीं पढ़े होते तो फिर ऐसा हो ही नहीं पाता। जब हम बनाते 1-2 दिन ही केवल स्टोर करते, फिर उसके बाद खत्म। तो यही सारा हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री आप हर जगह देखेंगे। तो इसी तरह रिलेट करके पढ़ते रहिए और आपको एंजॉय मजा आता रहेगा और हम ऐसे ही
मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ला के आपको पढ़ाते रहेंगे। तो प्लीज़ सेशन शुरू कर रहे हैं तो उसे लास्ट तक देखिए। और आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो और बच्चों तक पहुँचे और उनके भी पढ़ने में हेल्प हो सके। जिनको केमिस्ट्री बोरिंग लगती है उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। शायद ये कोशिश उनको रंग लाए और उनको भी केमिस्ट्री पढ़ने में आसान लगने लगे। तो थैंक यू।